हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों का खोज भी शामिल है। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना तथा ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाया जा सके। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। पुनः अमेरिकी वेस्पुच्ची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो क्या है कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की और पुनः अमेरिगो वेस्पुच्ची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपना उपनिवेश भी बसा लिया। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध मतलब जो एजुकेटेड लोग थे, एनलाइटेंड लोग थे, उन लोग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहाँ के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेद को बढ़ाया और धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। तो कारण क्या था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो पहला कारण क्या था कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिसने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। अतः ये उपनिवेश में भी उसी तरह के प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। तो यहाँ पे क्या था कि जो अमेरिका में लोग जो बस गए थे कोलंबस और वेस्पुच्ची के अमेरिका को खोज करने के बाद, वो भी इंग्लैंड और उस दूसरे जो कंट्रीज थे वहीं के लोग थे। लेकिन वो लोग अब इंग्लैंड का शासन को मानना नहीं चाहते थे, वो अपना संविधान चाहते थे। दूसरा कारण क्या था कि भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी इंग्लैंड और अमेरिका के बीच भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। ये दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग-अलग छोर पर स्थित थे। चूँकि उस समय यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था, अतः व्यावहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला। और थर्ड था कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद था। जहाँ एक ओर ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिकन जनता प्यूरिटन मतावलंबी थे। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंट एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। उसमें प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थे तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी ये कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिकावासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश वासी थे वो एंग्लिकन मत के होते थे और जो अमेरिका जनता थे वो प्यूरिटन थे, और इसी को लेकर उन लोगों में हमेशा मतभेद भी होता था और इसी कारण अमेरिका वासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहता था। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ यह भय समाप्त हो गया कि अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू रिमेंबर इट कि प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। ये किसने कहा? प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा।
प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों का दोहन का अधिकार मातृ देश को है। दूसरी ओर उन्मुख व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। आपत्तिजनक कर। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। जो सप्तवर्षीय युद्ध मतलब जो 7 ईयर्स वॉर किसके साथ हुआ था? फ्रांस के साथ चला था। और इसमें इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टैम्प एक्ट पारित किया। उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेनविले थे। और उन्होंने 1765 में क्या किया? स्टैम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टैम्प लगाना अनिवार्य था। कितना था? 20 सीलिंग का स्टैम्प लगाना अनिवार्य था। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ये वस्तुएं थी कागज, सीसा, चाय एवं रोगन। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये जो है ना कि 1767 में क्या किया? ब्रिटिश ने उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगा दिया। उपभोक्ता वस्तुएं क्या क्या थी? कागज, सीसा, चाय, रोगन। और ये सैमुअल एडम्स के द्वारा दिया गया जो नारा है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? सैमुअल एडम्स ने दिया। और क्यों दिया? जब 1767 में ब्रिटिश ने उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगा दिया। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैम्प एक्ट का विरोध करते हुए उपनिवेशवासियों का एक चित्र है। लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। तो लेखकों और प्रचारकों की क्या भूमिका थी कि स्वतंत्रता को भावना को जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई और इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने का अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे 1776 में ही जब उत्पादनों पर कर लगना शुरू हुआ, उसी टाइम पे टॉमस पेन नाम के एक व्यक्ति ने एक लघु पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम क्या था? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के लेखक कौन थे? टॉमस पेन। कॉमन सेंस के लेखक कौन थे? टॉमस पेन। और इसमें उसने क्या किया? अत्यंत प्रभावशाली व उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट क्या था? जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय के ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। उनकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। जॉर्ज तृतीय के उत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की समस्याओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो शासक थे जॉर्ज तृतीय, उन्होंने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। और उनका क्या था कि वो व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन चाय पार्टी या बोस्टन टी पार्टी। तो क्या हुआ कि 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 में। इसमें क्या कि चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया। एकाधिकार मतलब मोनोपोली, सिर्फ वही चाय भेज सकता है, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों जिसे रेड इंडियंस जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। तो क्या हुआ कि जब जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो कुछ नागरिक जो क्या थे, जो अमेरिकी नागरिक थे, लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी जो रेड इंडियंस थे, उनके जैसे कपड़े पहने और चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। तो इससे ब्रिटिश सरकार गुस्सा हो गई और ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इसी प्रकार अमेरिकी उपनिवेश में
को विद्रोह की आग में धकेल दिया। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि 5 सितंबर 1774 को 13 कॉलोनीज को के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर, ये इंपॉर्टेंट है कि किस शहर में, फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ कि 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संग्रह हुआ। कब? लेक्सिंगटन नामक शहर में पहला संघर्ष हुआ। कब? 18 अप्रैल 1775 में। और इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। और फिर 1776 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में ही सेकेंड जो था दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। तो इसमें क्या हुआ इंपॉर्टेंट कि थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र जारी किया गया। तो जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है वो किसने जारी किया? थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था और इसी को जारी किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए थॉमस जेफरसन और अन्य जो अमेरिकन पीपल थे। और उस टाइम पे अमेरिका के जो जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो क्या हुआ कि 3 फरवरी 1783 को फाइनली पेरिस के संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का समाप्त हुआ तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ जो कि 1789 ईस्वी में लागू हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो यहीं पे इनका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है। हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे कि इसके क्या क्या कारण थे। कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण थे, इसके एक क्विक रिवीजन करते हैं कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, भौगोलिक दूरी, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति और तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन चाय पार्टी। तो इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या परिणाम हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इसके तात्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। पहला क्या था कि ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। ब्रिटेन का एक क्या हुआ कि कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था, अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। तो लेसेज फेयर का जो सिद्धांत था किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था और इसी के सिद्धांत को मजबूती प्रदान किया। ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। फलतः तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए जैसे कि आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ 1782 ईस्वी में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला 1793 ईस्वी में। और आयरिश संसद जो कि वेस्टमिनिस्टर संसद से जुड़ा हुआ था और कब जुड़ा? ये 1800 ईस्वी में जुड़ा। तो इसी प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। क्या हुआ? सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। चौथा कारण क्या था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। अतः जब ये स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्या था कि राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। जनता को धार्मिक एवं अंतकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहां मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता मिली। क्या हुआ कि अमेरिका गणतंत्र बन गया और मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला। तो यहाँ पे पूछेगा कि मॉन्टेस्क्यू का क्या के सिद्धांत का क्या नाम था या फिर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो उचित नहीं था। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राजक्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया।
औद्योगिकरण का प्रभाव। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी। अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। क्या हुआ कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी। अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई तथा अनेक उद्योग धंधे एवं कल कारखानों का निर्माण हुआ, जिसके लिए कच्चा माल पहले से ही मौजूद था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहन मिला अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई, जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय था। इंग्लैंड की असफलता के कारण। यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली एवं विश्व में उसके कई उपनिवेश भी थे, परंतु उस अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुँह क्यों देखना पड़ा? इंग्लैंड की असफलता के क्या कारण थे? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंग्लैंड की असफलता के क्या-क्या कारण थे। तो पहला कारण था कि अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित थे, अतः वहाँ समय से सेना एवं रसद पहुँचने में कठिनाई होती थी। दूसरी, भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे। अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध ही समझते रहे। उपनिवेशवासियों में एकता एवं उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ब्रिटिश सेनापतियों ने भी कुछ सामरिक भूलें की थी। नेक्स्ट क्या था कि ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे। जॉर्ज तृतीय की हठधर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग थे। ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। विशेषकर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को धन जन से काफ़ी मदद पहुंचाई। अमेरिका को जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे सुयोग्य नेता मिल गया, जिसने बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। तो जो 13 कॉलोनीज थे अमेरिका के में, वो उनके 13 कॉलोनीज के नाम पढ़ते हैं यहाँ पे। और तो पहला क्या था कि इसमें न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रॉड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मेरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया, ये 13 उपनिवेश मिलकर जो है अमेरिका देश बना है और ये इसका मानचित्र है। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।